नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम से शेखावत। रात के 11 बज चुके हैं। इस समाचार में बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। 5वें चरण में 49 लोकसभा और ओडिशा की 35 विधानसभा सीट पर हुआ मतदान। आम से लेकर खास वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा। पटना पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। ओडिशा बंगाल में गरजे प्रधानमंत्री मोदी। पुरी में भव्य रोड शो के बाद ढेंकनाल और कटक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बीजेडी शासनकाल में केवल माफियाओं को मिला बढ़ावा। झाड़ग्राम में प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस की मुस्लिम लीगी सोच हुई बेनकाब। ममता बनर्जी के कार्तिक महाराज भारत सेवाश्रम संघ और रामकृष्ण मिशन पर बयान को लेकर सियासी तूफान। जलपाईगुड़ी में आश्रम पर हमले को लेकर रामकृष्ण मिशन आश्रम ने दर्ज कराई शिकायत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वोट बैंक को खुश करने के लिए हद पार कर रही है टीएमसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा, शासन चलाने के लिए संविधान ही सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ। कांग्रेस की चारों पीढ़ियों ने संविधान का किया अपमान। तेजी से मजबूत हो रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के मुताबिक मार्च तिमाही में देश की जीडीपी वृद्धि दर रह सकती है 6.7%। पहली बार बैंकिंग क्षेत्र का शुद्ध लाभ 3 लाख करोड़ रुपए के पार। और ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर हादसे में निधन के बाद नए अंतरिम राष्ट्रपति की नियुक्ति। मोहम्मद मोकबेर संभालेंगे देश की कमान। हादसे में मृत विदेश मंत्री की जगह नियुक्त हुए अली बाकरी। रईसी के निधन पर भारत में एक दिन का राजकीय शोक। और सुर्खियों के बाद सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोट डाले गए। इसी के साथ ही 695 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर ईवीएम में बंद हो गई। देश भर के मतदान केंद्रों पर चुनाव के अलग अलग रंग भी देखने को मिले। तो कैसा रहा 5वें चरण का मतदान, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पांचवें चरण में लद्दाख और बारामूला समेत देश के अलग अलग हिस्सों में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदाताओं ने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं और महिलाओं में अलग ही उत्साह नजर आया। युवाओं के साथ बुजुर्ग मतदाता भी सेल्फी लेकर दूसरे मतदाताओं का उत्साह बढ़ाते नजर आए। बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब आज तक हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा था कि वोट की प्रोसेस ऐसी होती है, बट पहली बार खुद से वोट देकर बहुत अच्छा लगा है। इसी चरण में जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट के लिए भी रिकॉर्ड वोटिंग हुई। अनुच्छेद 370 हटने के बाद लोकतंत्र के इस महोत्सव में कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा और बडगाम के ज्यादातर मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। युवाओं के साथ साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में कश्मीरी महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। जमहूरी निज़ाम जो है इसी बुनियाद पर ही खड़ा है और इसी बुनियाद से चलता है। अगर हम इस किस्म के एक्शन नहीं होंगे या इस किस्म का प्रोसीजर नहीं होगा तो जमहूरी निज़ाम नहीं होगा, उसे हम कहेंगे डिक्टेटरशिप है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में हुए पहले संसदीय चुनाव में भी लोगों में खासा उत्साह नजर आया। लेह और कारगिल में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं देश भर में मतदान केंद्रों पर चुनाव के अलग अलग रंग नजर आए। बलांगीर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले पटनागढ़ के मतदान केंद्र में 1 फुट 6 इंच लंबी 47 वर्षीय विनीता सेठ ने अपना वोट डाला। हर मतदान केंद्र पर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था नजर आई। व्यवस्था अच्छी थी, फोटो खींचे,
हमको बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि मैं पहला वोट डालती टीचर थी, मैं रिटायर्ड हो गई हूँ। पश्चिम बंगाल में हुई छिटपुट वारदातों को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। पश्चिम बंगाल के हुगली में भाजपा उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी ने मतदान में धांधली के आरोप लगाए, तो वहीं उत्तर 24 परगना में बैरकपुर लोकसभा सीट पर टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा महिला मतदाताओं को रोका गया और पुलिस ने कुछ नहीं किया। पांचवें चरण में जिन 49 सीटों पर वोट डाले गए, उनमें उत्तर प्रदेश की फैजाबाद, रायबरेली और अमेठी समेत 14 सीटें शामिल हैं। वहीं महाराष्ट्र में मुंबई शहर की सभी सीटों के अलावा कल्याण, धुले और नासिक समेत 13 सीटों पर मतदान के साथ ही राज्य में सभी सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, ओडिशा की 5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर की 1 और लद्दाख की 1 सीट पर भी मतदान संपन्न हुआ। पांचवें चरण के मतदान के साथ ही इन 49 सीटों पर कुल 695 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। आम चुनाव के पहले 4 चरणों में औसत मतदान 66.95% दर्ज किया गया है। चौथे चरण में मतदान प्रतिशत 69.16% रहा, तो वहीं तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत 65.69% रहा। दूसरे चरण में 66.71% मतदान दर्ज किया गया, जबकि पहले चरण में 66.14% मतदान हुआ। एसबीआई की रिसर्च में पाया गया है कि 4 चरणों के चुनाव में लोकसभा चुनाव 2019 की तुलना में कुल मिलाकर 2.5 करोड़ से अधिक लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया और महिलाएं भी भारी संख्या में मतदान में हिस्सा ले रही हैं। पांचवें चरण की 49 सीटों पर मतदान के साथ ही कुल 543 सीटों में से 428 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। अब तक हुए 5 चरणों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे प्रमुख राज्यों और असम समेत सभी पूर्वोत्तर राज्यों और गोवा में मतदान पूरा हो चुका है। 5 केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में भी मतदान संपन्न हो चुका है। 2019 के आम चुनावों में 5वें चरण की इन्हीं 49 सीटों पर भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 32 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि शिवसेना को 7 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 4 और बीजेडी को 2 सीटें मिली थीं। वहीं कांग्रेस, जदयू, नेशनल कॉन्फ्रेंस और लोजपा को 1-1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। अब देखना यह होगा कि इस बार मतदाताओं ने किसे जनादेश दिया है, लेकिन इसके लिए 4 जून का इंतजार करना होगा, जब नतीजों का ऐलान होगा। प्रधानमंत्री का पटना पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। सड़क के दोनों ओर उमड़ी भीड़ ने प्रधानमंत्री का हाथ हिलाकर जोरदार अभिवादन किया। इससे पहले पश्चिम बंगाल के झारग्राम में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस टीएमसी को जमकर घेरा। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो का जिक्र किया, जिसमें राहुल ने मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी ने इस चुनाव में कांग्रेस की मुस्लिम लीगी सोच को बेनकाब कर दिया है, जिससे कांग्रेस का इकोसिस्टम बौखलाया हुआ है। एक तरफ उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ये बार बार कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और दूसरी तरफ रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे शहजादे का ताल ठोक कर ये कहना कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी, यही कांग्रेस की सच्चाई है, जिसे कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने बरसों तक देशवासियों के सामने आने नहीं दिया। इन लोगों में 3 बुराइयां साफ है। एक, ये इंडिया अलायंस वाले, कांग्रेस वाले
उनके साथी पूरी तरह 100% ये कम्युनल है। ये भारत की बिन सांप्रदायिकता के संविधान के घोर विरोधी है। दूसरा, ये घोर जातिवादी है। और तीसरा, ये घोर परिवारवादी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के कटक में सत्तारूढ़ बीजेडी पर माफियाओं को बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ओडिशा के लोग बीजेडी के भ्रष्टाचारी रैकेट से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेडी चिटफंड जैसे फर्जीवाड़े से गरीब लोगों को धोखा देती है। ओडिशा बीजेडी के भ्रष्टाचारी रैकेट से यहां के लोग तंग आ गया है। जो बीजेडी चिट फंड जैसे फर्जीवाड़े से गरीब लोगों को धोखा देती है, वो बीजेडी ने उड़ीसा को क्या दिया? अगर बीजेडी ने उड़ीसा को दिया है तो लैंड माफिया दिया है, सैंड माफिया दिया है, कोल माफिया दिया है, माइनिंग माफिया दिया है और बीजेडी के विधायक और मंत्री 24/7 इसी में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के पुरी में रोड शो किया। इस मौके पर पुरी लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार संबित पात्रा उनके साथ रहे। प्रधानमंत्री का काफिला जब पुरी की सड़कों से गुजरा तो उन्हें देखने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने उन पर फूलों की बारिश की और इस दौरान राज्य की सांस्कृतिक विरासत की झलक भी देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभु जगन्नाथ की नगरी पुरी में डीडी न्यूज के साथ आज एक्सक्लूसिव बातचीत की है। हमारी सीनियर कंसल्टिंग एडिटर रीमा पाराशर के हर उस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री ने दिया जो आज के इस चुनावी माहौल में जरूरी है। डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में प्रधानमंत्री ने संविधान पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि वो संविधान की पूजा करते हैं। उनके लिए संविधान सरकार चलाने का धर्म ग्रंथ है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कांग्रेस को भी घेरा और कहा कि कांग्रेस ने परिवार ने संविधान का चीरहरण किया है। मैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का, मैं संविधान सभा का, उस समय सभी महापुरुषों का सर झुका करके प्रणाम करता हूं कि उन्होंने देश को ऐसा संविधान दिया कि एक चाय वाले का बेटा, एक गरीब मां का बेटा, और मेरे देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए कि उसने उसे प्रधानमंत्री बना दिया। मेरे लिए तो संविधान शासन चलाने का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। मेरे लिए एक राजनेता के रूप में, एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में संविधान मेरा मार्गदर्शक है और मैं उसका पुजारी हूं। और ये पूजा मैं आज से नहीं कर रहा हूं। जब संविधान के 60 साल हुए थे तो मैं पहला व्यक्ति था देश में जिसने हाथी पर संविधान रखा और संविधान की यात्रा निकाली, और मोदी सीएम था, पैदल चल रहा था। संविधान को अगर किसी ने बर्बाद किया है, इस परिवार ने किया है, खुद के उपयोग के लिए किया है। सबसे पहले जब पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, कुछ ही वर्षों में उन्होंने संविधान में परिवर्तन करके फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने का काम किया। उसके बाद उनकी बेटी ने, उनको जब न्यायालय ने एमपी के रूप में घोषित कर दिया कि आप योग्यता नहीं रखती हो, तो उन्होंने संविधान बदल दिया। देश की जनता ने मांग की कि आपको छोड़ देना चाहिए, तो उन्होंने इमरजेंसी लगा करके संविधान के लीरे उड़ा दिए और वो बैठी रही। उसके बाद उनके बेटे आए, उन्होंने शाहबानू का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उसको संविधान में इधर उधर कर करके
उलट दिया, लाखों माताओं बहनों के अधिकार को छीन लिया। उसके बाद उन्होंने मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक बिल ले आए। उसके बाद उनके साझादे, जिनके पास कोई सत्ता नहीं, एक एमपीसी के सिवा कुछ है नहीं, उन्होंने संविधान के द्वारा बनी हुई कैबिनेट, उस कैबिनेट के निर्णय को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके लीरे उड़ा दिए और कैबिनेट को अपना निर्णय रिवर्स करना पड़ा। संविधान का इससे बड़ा अपमान शायद हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया होगा, जिसमें इन परिवार के चारों पीढ़ी ने किया है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि 4 चरण के चुनाव में यह तय हो गया है कि विपक्षी गठबंधन का हाल बुरा होने वाला है। 4 चरण के चुनाव, इंडी अलायंस पूरी तरह अस्त हो चुका है। अब जो चरण शुरू हुए हैं वो हमें 400 पार जाने की मजबूती दे रहे हैं। आज भी मैं मतदाताओं से कहूंगा, भारी मतदान करें, जी भर करके मतदान करें, देश के लिए मतदान करें। हिंदू धार्मिक संगठनों के खिलाफ ममता बनर्जी के विवादित बयानों के बाद पश्चिम बंगाल का राजनीतिक पारा एकदम चढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर ममता बनर्जी पर हमला बोला है। झारग्राम की जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी खुलेआम धमकी दे रही है और टीएमसी के गुंडे हिंदू धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे संतों का यह अपमान बंगाल कभी नहीं सहेगा। रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ पर ममता बनर्जी की विवादित टिप्पणियों के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में सियासी घमासान मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी पर जबरदस्त तरीके से हमलावर हैं। झारग्राम की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री ने ममता पर एक बार फिर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल में टीएमसी हिंदुओं की आस्था पर हमला कर रही है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी संतों को धमका रही हैं और इससे टीएमसी के गुंडों का हौसला बढ़ रहा है। जलपाईगुड़ी में रामकृष्ण मिशन के आश्रम में हुई तोड़फोड़ का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए ममता बनर्जी हर हद पार कर रही हैं। यहाँ की सीएम मंच पर से इन महान संस्थाओं को धमका रही है और इस धमकी ने टीएमसी के गुंडों का हौसला भी बढ़ा दिया है। पता चला है कि जलपाईगुड़ी में रामकृष्ण मिशन के आश्रम में कल रात को तोड़फोड़ की गई है। आश्रम में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है, उनको धमकी दी गई है। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी सरकार हद पार कर रही है। जलपाईगुड़ी में आश्रम पर हमले को लेकर रामकृष्ण मिशन आश्रम ने शिकायत दर्ज कराई है। वहीं विवादित टिप्पणी के लिए भारत सेवाश्रम संघ से जुड़े संत कार्तिक महाराज ने ममता बनर्जी को कानूनी नोटिस भेजा है। इस बीच भाजपा नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी का एक और वीडियो साझा करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी ने हिंदू संतों के खिलाफ अपना हमला जारी रखा है और इससे पता चलता है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में जन समर्थन खो दिया है। मालवीय ने कहा कि ममता बनर्जी ने बिना किसी सबूत के एक बार फिर भारत सेवाश्रम संघ के कार्तिक महाराज पर हमला किया और उन्हें हाल ही के मुर्शिदाबाद में रामनवमी के दौरान हुए दंगों से जोड़ा है। दरअसल ममता बनर्जी ने आरामबाग की चुनावी सभा में कुछ भिक्षुओं पर भाजपा के लिए काम करने का आरोप लगाया था। ममता ने कहा था कि रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के कुछ भिक्षु दिल्ली में भाजपा नेताओं के प्रभाव में काम कर रहे हैं। ममता के इसी बयान के बाद से पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। भारत सेवाश्रम संघ के अनुयायियों और दूसरे हिंदू संगठनों ने ममता बनर्जी के बयान के विरोध में पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद ममता बनर्जी ने सफाई दी है। ममता ने कहा है कि वो किसी संस्था के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन राजनीति में शामिल होने के लिए 1 या 2 लोगों की आलोचना उन्होंने की है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की आस्था से बार बार हो रहा खिलवाड़ साफ तौर पर बताता है कि धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देने वाली ममता बनर्जी राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के संगम विहार में भाजपा के दक्षिण दिल्ली के लोकसभा प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और राहुल बाबर दोनों ऐसे लोग हैं जिन्हें भारत में कोई समर्थन नहीं करता, उनका समर्थन पाकिस्तान में ज्यादा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यू टर्न लेने वाला आदमी बताते हुए अमित शाह ने कहा कि आज सत्ता की खातिर केजरीवाल कांग्रेस की गोदी में जाकर बैठ गए हैं। दिल्ली में केजरीवाल जी चुनाव के लिए जेल से बाहर आए हैं। अभी मैंने राजनीति में केजरीवाल जी जैसा यू टर्न लेने वाला आदमी नहीं देखा है। वो नौकरी छोड़कर एनजीओ बनाए और शपथ ले लेकर बच्चों की कहते थे हम राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति गंदी है। और 26 नवंबर 2012 को उन्होंने आप पार्टी बना दी, अन्ना को बेचारे को रालेगांव सिद्धि भेज दिया। ये झूठ बोले। वो कहते थे मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, 3 बार मुख्यमंत्री बने, उसमें भी यू टर्न लिया। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में दिल्ली में की सरकार कांग्रेस की गिराकर इनको जेल में डालेंगे। आज सत्ता के लिए वो ही कांग्रेस की गोदी में बैठकर दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी उनके साथ मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने अरविंद केजरीवाल पर स्वार्थ के लिए हर तरह का समझौता करने का आरोप लगाया। मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, जेल गए, भ्रष्टाचार में संलिप्त है। मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़े। मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, समझौता किया। मैं महिलाओं का सम्मान करूंगा, अपने घर में महिलाओं को पिटवा दिया। ये बेनकाब हुई पार्टी है और इनका 4 दिन का चुप रहना इस बात को बताता है देश की जनता और दिल्ली की जनता जान गई है कि यह महिला सम्मान के मान पर इनके कितने मन में आदर है और इसीलिए इनको लॉक स्टॉक एंड बैरल लोग छुट्टी करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी आगे चुनाव जीत रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के मयूर विहार में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास और विरासत के जिस राजनीति को लेकर 2014 में आगे चली थी, आज उसका परिणाम सामने है। आज पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी विरासत और विकास की जिस राजनीति को लेकर के 2014 में आगे चली थी, आज उस राजनीति का परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। हमने 10 वर्ष का नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को देखा है। इन 10 वर्षों में बदलते हुए भारत को हमने देखा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में आज उभरा है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत की सीमा सुरक्षित हुई है। आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है। बहनों और भाइयों, अब तो कहीं जोर से कहीं पटाखा फट जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है। क्यों? पश्चिम बंगाल की झारग्राम लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2019 के चुनाव में भाजपा के कुंवर हेम्ब्रम ने करीब 12,000 वोटों से तृणमूल उम्मीदवार को हराया था, लेकिन इस बार भाजपा ने डॉक्टर प्रणत टुडू को अपना उम्मीदवार बनाया है। संथाल जनजातीय बहुल सीट पर भाजपा अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने डॉक्टर टुडू से खास बातचीत की। मैं इस वक्त बोरीहाटी में हूं और जैसे कि आप सुन सकते हैं मेरे पीछे है ढोल की थाप। ये है माँ मोरे, जो संथालों का फेस्टिवल है जो 5 साल में एक बार होता है। और मेरे साथ है डॉक्टर प्रणत टुडू, जिन्हें बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। आइए हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर टुडू, किस तरह से आप इस बार इलेक्शन देख रहे हैं? तो ये इस बार इलेक्शन तो थोड़ा सा अलग करके हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ का सिक्योरिटी ज़्यादा है। तो पंचायत वोट या विधानसभा वोट में जो यहाँ पर हिंसा होता है बंगाल में, तो इस बार ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। इस बार वोट अच्छा तरह से होगा और इस बार हम लोग का जो झारग्राम लोकसभा एरिया है, यहाँ हम लोग अच्छा करके रिजल्ट करेंगे।
झारग्राम में बीजेपी ने कैंडिडेट चेंज करके आपको कैंडिडेट बनाया, तो आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चैलेंज तो है ही। ममता दी का जो सरकार चल रहा है तो उन लोग टीएमसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहा है और हम लोग के अगेंस्ट में बहुत सारे केस भी दे रहा है। हम लोग का जो बैनर है वो लोग खुल दे रहा है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन फिर भी हम लोग जीतेंगे, ये हम लोग का कॉन्फिडेंस है। एक आखिरी सवाल, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपका सबसे पहले क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, एजेंडा तो बहुत कुछ है, लेकिन पहला जो एजेंडा रहेगा वो है यहाँ का जो स्वास्थ्य रिलेटेड जो है, और छोटा छोटा कुछ चीज़ है जो यहाँ का जो गरीब लोग हैं उन लोग को प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल रहा है, और यहाँ का जो घर का पानी का जो सिस्टम है ये ठीक ठाक नहीं है। तो यहाँ का जो बंगाल का जो दीदी राज चल रहा है तो उसने ये सब दीदी प्रधानमंत्री का जो स्कीम जो है ठीक से यहाँ लागू नहीं दे रहा है। तो ये है डॉक्टर टूडू, जिनका ये कहना है कि इनकी जीत पर ये वो तमाम सेंट्रल स्कीम्स लागू करेंगे जिसके लिए मोदी सरकार पूरे देश में जानी जाती है। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, झारग्राम, डीडी न्यूज। छठे और सातवें चरण के लिए इंडी गठबंधन के नेताओं की तरफ से भी चुनाव प्रचार जारी है। एक तरफ जहां टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने मेदिनीपुर में रोड शो किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के बस्ती और संत कबीर नगर में चुनावी रैली की। वहीं आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने भी जनसभाओं को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव के छठे और सातवें चरण का प्रचार जोरों पर है। इस कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवार के समर्थन में मेदिनीपुर में रोड शो किया। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के बस्ती और संत कबीर नगर में चुनावी रैलियां की। उन्होंने इंडी गठबंधन की जीत का दावा करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। ये सरकार बदलने जा रही है। 10 साल सरकार ने किसान, नौजवान और व्यापारी के साथ भेदभाव किया है और ये चुनाव संविधान बचाने का है। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अब जनता उनको हटाना चाहती है। 10 साल का हिसाब न गिनाए, प्रधानमंत्री ने कौन सी चिंता की है देश की जिसको उन्होंने सुधारा? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में नहीं बोलते, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी के बारे में नहीं बोलते। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने विश्वास जताया कि 4 जून को विपक्षी गठबंधन की सरकार बनेगी। मुझे पूरा विश्वास है जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ सरकार बनाएगी। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सभी दलों के अपने अपने दावे हैं। हालांकि जनता किस पर भरोसा करती है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की भारत के प्रति वफादारी पर सवाल उठाने पर पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी के बयान की निंदा की थी। इसके एक दिन बाद रविवार को पार्टी के राज्य मुख्यालय के सामने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कई पोस्टर होर्डिंग्स को स्याही से बर्बाद कर दिया गया। इस दौरान अज्ञात लोगों ने खड़गे के पोस्टर होर्डिंग्स पर तृणमूल कांग्रेस का एजेंट भी लिख दिया। कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि चौधरी अपने गृहनगर बहरामपुर में हैं। उन्होंने घटना पर नाराजगी व्यक्त की और पार्टी कार्यकर्ताओं से पुलिस में शिकायत दर्ज करने को कहा, जिसे दर्ज करा लिया गया। विरूपित पोस्टर भी हटा दिए गए। इससे पहले खड़गे ने शनिवार को चौधरी की उस टिप्पणी पर जवाब देते हुए चौधरी को झिड़क दिया था, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी की उस टिप्पणी पर जवाब दिया था कि अगर इंडी गठबंधन सरकार बनाती है तो वो उससे बाहर से समर्थन देंगी। और चौधरी की टिप्पणी थी कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और वो भाजपा के साथ जा सकती हैं। इस पर खड़गे ने कहा था कि ममता बनर्जी गठबंधन के साथ हैं। उन्होंने हाल ही में कहा है कि वो सरकार में शामिल होंगी। अधीर रंजन चौधरी फैसला नहीं लेंगे, फैसला मैं और आला कमान लेंगे और जो सहमत नहीं होंगे वो बाहर जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि चौधरी ये तय करने वाले कोई नहीं है कि लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा विरोधी गठबंधन के सत्ता में आने की स्थिति में बनर्जी इंडी गठबंधन का हिस्सा होंगी या नहीं। उन्होंने ये कहा है, लेकिन रिसेंटली और एक स्टेटमेंट उनका आया है कि अगर सरकार बनती है तो सरकार में हम शामिल हो जाएंगे। तो नेचुरली वो गठबंधन के साथ है, ये स्पष्ट है। अब रही बात अधीर रंजन चौधरी की, अधीर रंजन चौधरी निर्णय लेने वाले नहीं,
निर्णय लेने वाले हम हैं, कांग्रेस पार्टी है, हाईकमांड है, इसीलिए वो हम जो निर्णय लेंगे वही सही होगा। सर, क्योंकि वो कांग्रेस लीडर हैं, उनका व्यू अलाइन नहीं हो रहा है पार्टी लाइन के साथ। नो, देखो अलाइन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा कि मैंने कहा कि हाईकमांड हम हैं, हम जो तय करेंगे फॉलो करें। अगर कोई फॉलो नहीं करता तो वो बाहर जाएगा। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी ने खड़गे की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए टीएमसी सुप्रीमो का जिक्र करते हुए कहा था कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं बोल सकता जो बंगाल में मुझे और हमारी पार्टी को राजनीतिक रूप से खत्म करना चाहता है। यह हर कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए एक लड़ाई है। मैंने इस पर बात की है। उनकी ओर से मैं नहीं चाहता कि राज्य कांग्रेस का इस्तेमाल उनके यानी कि बनर्जी के निजी एजेंडे के लिए किया जाए और फिर संगठन को खत्म कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। बंगाल में हम पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल में भाजपा और टीएमसी दोनों एक दूसरे के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। वो राज्य में चुनाव को दो ध्रुवीय बनाना चाहते हैं। हमारा विरोध नैतिक विरोध ठीक ही है। हमारा विरोध नैतिक विरोध है। कांग्रेस को खत्म करना चाह रही है। मैं उसके खातिर विरोध करूंगा। मेरी उनके खिलाफ कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हमारा विरोध नैतिक विरोध है। हमारा विरोध पश्चिम बंगाल में पार्टी को बचाने के लिए है। ये लड़ाई अभी थमने वाली नहीं है। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनके लिए लोकतंत्र के महापर्व से बढ़कर कुछ नहीं है। बारामूला लोकसभा सीट पर लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में हुए मतदान में वोटिंग का रिकॉर्ड सभी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 59% दर्ज किया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को कहा कि जम्मू कश्मीर का बारामूला निर्वाचन क्षेत्र में पिछले सभी लोकसभा चुनावों में सर्वाधिक मतदान दर्ज किया गया है। आयोग ने कहा कि श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र में 38.49% के रिकॉर्ड मतदान हुआ, जिसमें बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा और बडगाम जिलों में शाम 5 बजे तक करीब 59% मतदान दर्ज किया गया। और 24 की चुनौती में अभी के लिए इतना ही। वित्त वर्ष 2024 में पहली बार बैंकिंग सेक्टर का शुद्ध मुनाफा 3 लाख करोड़ रुपयों के पार पहुंच गया। सूचीबद्ध सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2013 में 2.2 लाख करोड़ रुपए से 39% बढ़कर 3.1 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2024 के दौरान रिकॉर्ड 1.4 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया, जो कि एक साल पहले की अवधि की तुलना में 34% की वृद्धि है। निजी क्षेत्र के बैंकों का शुद्ध लाभ 42% बढ़कर लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो एक साल पहले 1.2 लाख करोड़ रुपए था। परिणाम स्वरूप दोनों क्षेत्रों के बीच कमाई का अंतर बढ़ गया। वित्तीय वर्ष की पहले 3 माहियों में सभी सूचीबद्ध कंपनियों का कुल तिमाही मुनाफा लगभग 3 लाख करोड़ रुपए है। वास्तव में बैंकों ने मुनाफे के मामले में आईटी सेवाओं को भी पीछे छोड़ दिया है। हाल के वर्षों में आईटी सेवाएं सबसे अधिक लाभदायक समूह रहा है। सूचीबद्ध आईटी सेवा कंपनियों ने वित्त वर्ष 2024 के लिए लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपयों का शुद्ध लाभ दर्ज किया। दरअसल पिछले 3 साल में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का शुद्ध मुनाफा 4 गुना से भी ज्यादा हो गया है। वित्त वर्ष 2024 में बैंकिंग क्षेत्र का नेट प्रॉफिट 3 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। एक्स पर पोस्ट करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 दशक तक कामकाज में व्यावसायिकता सुनिश्चित की। इस दौरान कई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया गया और इसका परिणाम बैंकिंग सेक्टर की सफलता के रूप में हम सबके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैंकिंग क्षेत्र का शुद्ध लाभ 3 लाख करोड़ रुपयों के पार करने को उल्लेखनीय बताया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, पिछले 10 सालों में पहली बार भारत का बैंकिंग क्षेत्र 3 लाख करोड़ रुपयों को पार कर गया है।
हमारी सरकार के सत्ता के आने पर भारत के बैंक घाटे और उच्च एनपीए से जूझ रहे थे। यूपीए के समय गरीबों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बैंकों के मजबूत होने से गरीबों, किसानों और एमएसएमई को ऋण आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार को देखते हुए देश और दुनिया की अधिकतर रेटिंग्स एजेंसियों ने विकास ग्रोथ को लेकर अपने पहले के अनुमान में बदलाव करते हुए उसे बढ़ाया है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इंज्रा को उम्मीद है कि मार्च तिमाही में देश की जीडीपी वृद्धि दर 6.7% और वित्त वर्ष 2023-24 में करीब 6.9 से 7% रह सकती है। रेटिंग एजेंसी के प्रमुख अर्थशास्त्री सुनील कुमार सिन्हा ने एक इंटरव्यू के दौरान यह अनुमान जताया। सिन्हा के मुताबिक सरकार की ओर से जीडीपी के आंकड़े 31 मई को जारी किए जा सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था 2023-24 की जून तिमाही में 8.2%, सितंबर तिमाही में 8.1% और दिसंबर तिमाही में 8.4% की दर से बढ़ी है। सिन्हा ने कहा कि पहली 2 तिमाहियों में वृद्धि दर को कम आधार का फायदा मिला। हालांकि तीसरी अक्टूबर से दिसंबर 2023 की तिमाही में 8.4% की वृद्धि दर आश्चर्यजनक थी। उन्होंने आगे कहा कि जब हम आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि जीबीए और जीडीपी के बीच अंतर है। तीसरी तिमाही में जीडीपी को एक बड़ा प्रोत्साहन उच्च कर संग्रह से मिला है, लेकिन चौथी तिमाही में ऐसा होने की संभावना नहीं है। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने अप्रैल में अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ रेट 60% रहने का अनुमान लगाया था। सिन्हा ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में 7.1% की ग्रोथ होने की उम्मीद है। भारत ने हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई मानदंडों में ढील दी है और इस बात की संभावना है कि नई सरकार के सत्ता में आने पर कुछ अन्य क्षेत्रों में एफडीआई मानदंडों में राहत दी जा सकती है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी के सचिव राजेश कुमार सिंह ने शनिवार को कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कई क्षेत्रों में एफडीआई नीति को उदार बनाया है। उन्होंने कहा कि भारत की नीतियां दुनिया में सबसे उदार एफडीआई नीतियों में से एक है और वास्तव में ये कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की तुलना में अधिक उदार है। उद्योग संगठन सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन में सिंह ने कहा कि बहुत संभावना है कि नई सरकार के तहत हम जो भी क्षेत्र बचे हैं और जहां कुछ उदारीकरण संभव है वहां इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। Policy in the last few years has been a trend towards liberalization in FDI. You saw that we probably have one of the most liberal open sky FDI policies in the world, more liberal than many of the Southeast Asian countries with whom we often compare, their economic performances. And most recently, we delivered on liberalizing our FDI norms in space. And it is quite possible that under a new government, we can attempt some further liberalization of any pockets that are left where some liberalization is possible. 2047 तक विकसित भारत बनाने में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जो देश की जीडीपी में 14% का योगदान करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत कर्मचारियों की स्किलिंग करने के मकसद से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और स्कोप ने मिलकर पहली बार एक स्टडी की है, जिसकी रिपोर्ट आज नई दिल्ली में जारी की गई। इसका मकसद इन उद्यमों में कार्यरत कर्मचारियों को भविष्य के लिए तैयार करना और उनकी कार्य उत्पादकता को बढ़ाना है। गौरतलब है कि देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में 15 लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। पब्लिक सेक्टर्स जो आज इस देश में लगभग 14% का योगदान करते हैं जीडीपी में, लगभग जो है 1.5 मिलियन इसमें जो है लोग काम करते हैं डायरेक्टली। इनकी स्किलिंग के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। तो हमने ये सोचा कि एक मिडल मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसके लिए पहले हमें स्किलिंग का असेस करना चाहिए कि क्या पोजीशन क्या है, लोग क्या सोचते हैं, किस फील्ड में स्किलिंग हो सकती है, कौन कौन से एरियाज़ हैं। उससे हमने जो है उसके बाद रिपोर्ट बनाई है। 4
भिन्न भिन्न सेक्टर्स में इसमें रिकमेंडेशन दी गई हैं, जो टेक्निकल रिकमेंडेशंस भी हैं, सॉफ्ट रिकमेंडेशंस भी हैं। इस पर्टिकुलर स्टडी के बाद मुझे उम्मीद है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपना जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम, अपना स्किलिंग प्रोग्राम इसके तहत जो है अपना बना पाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर रेडी करेंगे। म्यूचुअल फंड में लोगों के बढ़ते निवेश से 43% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 10 ट्रिलियन रुपयों की बाधा को तोड़ते हुए B30 से जुड़ी म्यूचुअल फंड में पिछले वर्ष के मुकाबले 43% की वृद्धि हुई है। इसी के साथ छोटे शहरों ने अधिक इक्विटी झुकाव के चलते बड़े अंतर से शीर्ष 30 शहरों को पीछे छोड़ दिया। B30 की संपत्ति फरवरी 2024 में पहली बार 10 ट्रिलियन रुपए के आंकड़े को पार कर गई और अब 11 ट्रिलियन रुपए के करीब है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक T30 AUM पिछले साल 37% बढ़कर 46.67 ट्रिलियन रुपए हो गया था। म्यूचुअल फंड्स ने, हम आपको ये बता रहे हैं कि छोटे शहरों की ये बड़ी जीत है। छोटे शहरों से जुड़ी म्यूचुअल फंड की संपत्तियों में 43% की वृद्धि दर्ज हुई है। T30 AUM पिछले साल 37% से बढ़कर 46.67 ट्रिलियन रुपए हुआ और ये बताता है कि शेयर बाजार के प्रति आम नागरिकों का जो भरोसा है वो बढ़ा है। और वहीं म्यूचुअल फंड्स ने इस साल भारतीय शेयरों में मजबूत भरोसा दिखाया और अब तक लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपयों का निवेश किया है। यह वृद्धि मुख्य रूप से खुदरा निवेशकों के बढ़े हुए भरोसे और शेयर बाजार के मजबूत प्रदर्शन के चलते हुई। म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट, बॉन्ड, सिक्योरिटीज और गोल्ड जैसी एसेट में निवेश करते हैं। SIP में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। ऐसे निवेशक जो आमतौर पर बाजारों से दूर रहना चाहते हैं, उन्होंने म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करना शुरू किया। सेबी के डेटा के मुताबिक चालू महीने के पहले पखवाड़े में म्यूचुअल फंड ने 26,038 करोड़ रुपए और अप्रैल में 20,155 करोड़ रुपयों का निवेश किया। म्यूचुअल फंड ने 2024 में सबसे अधिक खरीदारी मार्च में की और इस दौरान शुद्ध निवेश 44,233 करोड़ रुपए रहा। फरवरी में 14,295 करोड़ रुपए और जनवरी में 23,010 करोड़ रुपयों का निवेश किया गया। इक्विटी में म्यूचुअल फंड का निवेश 2024 में 16 मई तक लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपयों तक पहुंच गया। 2024 में तो लोगों का विश्वास शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स पर ज्यादा बढ़ा है। बात करते हैं अगली खबर की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन स्कूल के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर विदेश मंत्री ने चाबहार बंदरगाह की उपयोगिता पर बोलते हुए कहा कि 20 वर्षों के प्रयास के बाद हम एक दीर्घकालिक समझौते को अंतिम रूप देने में सफल हुए हैं। एस जयशंकर ने समझौते में योगदान देने के लिए ईरान के दिवंगत राष्ट्रपति और विदेश मंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि यह समझौता एक बंदरगाह से बढ़कर एक कनेक्टिविटी परिवर्तन का हिस्सा है। We've been trying for almost 20 years now to have an agreement with Iran, thanks to, in fact, the two people who unfortunately died yesterday in the helicopter crash, the President of Iran and the Foreign Minister of Iran. Because of their interest and their initiative, we were actually able to finalize a long-term agreement. This is very important because if you look, today, one of the big things in the world is how do you make connectivity corridors? And the connectivity corridor is if you go through India, Gujarat, Maharashtra, go through Iran by sea, from Iran to Central Asia or to Azerbaijan, then to Russia, you can actually all the way go up to Northern Europe. The Chabahar port agreement actually is something bigger than a port. It is part of a connectivity change that we are looking at, and that's why we are very keen to go forward. वहीं पाक अधिकृत कश्मीर के मुद्दे पर बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है और रहेगा। उन्होंने कहा कि इस समय पीओके में काफी उत्तेजना देखी जा सकती है क्योंकि वहां के लोग कश्मीर घाटी में हुए विकास को देख रहे हैं। I don't think people are saying POK will be part of India. POK was always part of India. Okay.
So what has happened, POK, for reasons we all know, is currently occupied by Pakistan. Now, what we are seeing lot of ferment in POK. We can only speculate why are people getting excited in POK. One reason could be that they are seeing the progress in Kashmir Valley, and then they are saying, their life is getting better. Why should I be left behind? Maybe that's the reason. Please do not blame the people of Kashmir for any problems that they have been for the last 8 years. It is a small section of the leadership there and the leadership here which have caused the problem. रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने कहा कि अग्निवीर न सिर्फ सैनिक बल्कि प्रेरक, अन्वेषक और देश की संप्रभुता के रक्षक भी हैं। कर्नाटक के बेलगावी में मराठा रेजिमेंटल सेंटर और एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षण ले रहे अग्निवीरों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही। उन्होंने सैन्य सेवा के श्रेष्ठ उद्देश्य और सैन्य ढांचे में अग्निवीर की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। रक्षा प्रमुख ने मराठा रेजिमेंटल सेंटर में सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए अग्निवीरों की सराहना की। प्रशिक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सेना प्रमुख ने अग्निवीर प्रशिक्षुओं को युद्ध की चुनौतियों का सामना करने, तकनीकी रूप से कुशल सैनिक बनने के लिए प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सरकार के मंत्रियों पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, कल से दिल्ली के मंत्री झूठ फैला रहे हैं कि मुझ पे भ्रष्टाचार की एफआईआर हुई है, इसलिए भाजपा के इशारे पर मैंने ये सब किया। ये एफआईआर 8 साल पहले 2016 में हो चुकी थी, जिसके बाद मुझे सीएम और एलजी दोनों ने 2 बार और महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया। केस पूरी तरह फर्जी है, जिस पर 1.5 साल से माननीय हाईकोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, जिन्होंने माना है कि पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ है। विभव कुमार के खिलाफ कंप्लेंट देने तक मैं इनके हिसाब से लेडी सिंघम थी और आज भाजपा एजेंट बन गई। पूरी ट्रोल आर्मी मुझ पे लगा दी गई सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने सच बोला। पार्टी के सभी लोगों को फोन करके ये बोला जा रहा है कि स्वाति की कोई पर्सनल वीडियो है तो भेजो, लीक करनी है। मेरे रिश्तेदारों की गाड़ियों के नंबर से उनकी डिटेल ट्वीट करवाकर उनकी जान खतरे में डाल रहे हैं। खैर, झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, पर सत्ता के नशे में किसी को नीचा दिखाने के जुनून में ऐसा ना हो जाए कि जब सच सामने आए तो अपने परिवार से भी नजरें ना मिला पाओ। तुम्हारे हर फैलाए झूठ के लिए तुम्हें कोर्ट तक लेके जाऊंगी। ऐसी बातें स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखी है। और वहीं कोरोना कोविशील्ड के साइड इफेक्ट को लेकर आईएमएस बीएचयू द्वारा हाल ही में किए गए एक शोध के बाद वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर लोगों को सावधान किया गया था। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने अब बीएचयू के इन शोध को त्रुटिपूर्ण बताया और कहा है कि हम इस त्रुटिपूर्ण शोध कार्यों के साथ ना जोड़ा जाए। आईएमएस के डायरेक्टर एमएस शंखधर ने दूरदर्शन से खास बातचीत में शोध में त्रुटि की बात को स्वीकार किया है। आईएमएस बीएचयू के डायरेक्टर हैं डॉक्टर एसएस शंखवार साहब। शंखवार साहब के पास मैं इसलिए आया हूं कि आईसीएमआर ने एक जांच की थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 2 डॉक्टर्स ने वैक्सीन को लेकर। तो आईसीएमआर ने एक निर्देशन दिया है कि उसमें कुछ त्रुटियां हैं, वो जल्दबाजी में की गई है। डॉक्टर साहब, ये किस तरह की जांच की थी आपके डॉक्टर्स ने और क्या निर्देशन या किस तरह के सवाल आए हैं आईसीएमआर की? हाँ, बिल्कुल सही बात है। वो हमारे 2 डॉक्टर्स ने एक शोध पत्र लिखा था और शोध पत्र एक कोवैक्सीन है उससे रिलेटेड लिखा हुआ था। तो उन्होंने कुछ इसके बारे में पाया था कि कुछ दिक्कतें हैं। तो शोध पत्र का बारे में जब पता निकला था तो इसका जब आईसीएमआर को पता चला तो उन्होंने भी एनालाइज किया और उन्होंने पाया कि इसमें कुछ जो विधि है उसमें त्रुटि है और साथ ही साथ सैंपल का साइज कम है और आईसीएमआर का नाम भी जोड़ दिया गया जबकि वास्तविकता में उनका नाम नहीं था। तो उन्होंने कंसर्न रेज किया है और एक तो यही कहा है कि हमारा नाम वहाँ से हटाया जाए। तो जिन डॉक्टर साहब लोगों ने ये किया था वो अभी बाहर गए हुए हैं, उनसे सामने बुला के भी पूछेंगे। ये जो उन्होंने आईसीएमआर का नाम उसमें रखा था उसके लिए उनको इसके लिए क्षमा मांगनी होगी और इस तरह से दोबारा गलती ना करें, इस बात का भी उन्हें पत्र देना होगा। डॉक्टर साहब, एक और बात, चूँकि ये कोवैक्सीन
आम जनता से जुड़ा हुआ है। एक शोध आया IMS BHU की तरफ से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक आम नागरिक के लिए कोवैक्सीन के बारे में जो सच्चाई हो वो आप बताइए। नहीं, देखिए, दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगा था और वैक्सीन लगने के बाद लोगों को फ़ायदा भी हुआ था, और कुछ ऐसे लोग जिनमें पहले से कोई बीमारी थी शायद उनमें कोई दिक्कत हुई हो। नहीं तो हमारे संज्ञान में तो कोवैक्सीन या कोविशील्ड का कोई ऐसा मामला नहीं आया कि जिसकी वजह से ऐसा हुआ हो। लेकिन शोध पत्र आ रहे हैं तो हर एक शोध पत्र में अलग अलग बात की जा रही, और अभी कम समय हुआ, कुछ कह पाना सुनिश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है कि अभी क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया जाए। और कई बार होता है कि कुछ बेस लाइन प्रॉब्लम पहले ही से होती हैं, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद वो प्रॉब्लम आई तो वैक्सीन से कोरिलेट कर देते हैं। तो कई बार ऐसी स्थितियां भी आती हैं, तो अभी जल्दीबाजी होगा कुछ कहना। अभी किसी भी तरह का अगर जो जांच आ रही है उसके बारे में कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। डॉक्टर हितेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, वाराणसी। फ्रांस में चल रहे कान फिल्म महोत्सव में दुनिया भर के फिल्मकार और सिने विधा से जुड़े विशेषज्ञ पहुंच रहे हैं। इसी बीच DD न्यूज़ संवाददाता श्यामा मिश्रा ने कान फिल्म महोत्सव में बनाए गए भारत पैवेलियन में दक्षिण भारतीय फिल्मकार कुट्टी पद्मिनी से विशेष बात की। इसके साथ ही उन्होंने मलेशिया की वैंडी और नैन्सी से भी फिल्मों और मलेशिया और भारत के बीच फिल्मों से जुड़े संबंधों को लेकर बातचीत की। की बात भारत पवेलियन की हो रही है और हम इस वक्त भारत पवेलियन में खड़े हैं। हम आपको बता रहे हैं कि 200 से ज़्यादा मीटिंग्स, B2B मीटिंग्स लाइंड अप हैं। आप देखें तो ये स्पेस जो है वो मीटिंग्स के लिए है, और यहाँ पर एक कह सकते हैं हम प्रोडक्टिव मीटिंग प्रोड्यूसर्स की शुरू है। हमारे साथ यहाँ पर कुट्टी पद्मिनी हैं, वो भी फिल्म मेकर हैं चेन्नई से। हमारे साथ वेंडी भी हैं, वो मलेशिया की फिल्म मेकर हैं, और उनके साथ भी उनकी सहयोगी हैं। कुट्टी पद्मिनी से बात करते हैं। आपको ये भारत पवेलियन जो एक स्पेस ऑफर करता है प्रोडक्टिव बातें करने के लिए, क्या कहेंगे इसके बारे में? No, this is brilliant. I mean, I'm very proud of India, and you need only if you come here, you will know that what you have been really missing. एक बार तो ज़रूर आना चाहिए। इतने लोगों से मिल सकते हैं, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, and you know you can go through the market and you can benefit a lot. आपकी जैसे अभी ये फ़िलहाल मीटिंग चल रही हैं, कितनी और मीटिंग्स आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? साथ ही कितना इसमें से निकल के आता है, कितना भारत को लोग प्रेफर करते हैं, क्या आपने देखा है? नहीं, actually everybody are very proud of Bharat now because we have done some extraordinary movies and collections in the past 4-5 years. So when we come here, we are also meeting to get different concepts. So we are meeting different culture people, and now Wendy has done a film called The Last Dive. I think the story is very amazing. It's about environment, and as well as for handicapped people, you know, we have to be more passionate about them. So this is a very good subject which right now we all need in our country, and this especially our Bharat, our pavilion is very useful to meet a lot of people here and do good business. तो बिजनेस करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। वेंडी के पास हम आना चाहेंगे। वेंडी, सो दिस इज़ योर मूवी, हाउ डू यू प्लान टू टीम अप विथ इंडिया? Well, actually, we have intention to work with India for long time. So we are glad that we managed to catch up today. So basically, we know that India is very good of post-production, especially visual effect. Right. So for this movie, we do need a lot of visual effect. So therefore, we hope that we could, collaboration together and hopefully to produce a movie that is which we can contribute to the country, because this movie subject is meant to look. I mean, we have to concern about the world climate, right? So and we know that India market is big. If we can get an Indian star to play in the movie as well, obviously this movie will benefit for both countries. Also, I'd like to ask you as well, how important do you think role Bharat Pavilion plays here in Marshadow Film, as well as the part where we are showcasing our culture? This is a place where most filmmakers connect, and we try to work together to towards diversity in many cultures. The kind of movie that we want to propel into the international scene, and also working together with India and Malaysia. So this is one of our main objectives here.
कोलकाता में भारत सेवाश्रम संघ के महासचिव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयानों को लेकर कहा है कि वो मुख्यमंत्री हैं और चुनावों के समय इस तरह के बयान आ जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जो जवाब दिया है उससे बढ़कर उन्हें और क्या ही चाहिए। हमारे सैकड़ों आश्रम हैं जहाँ लोग धर्मशाला में ठहरते हैं, ट्राइबल सेंटर, ये तो आप जानते हैं। लेकिन अभी यहाँ कुछ हमारे मुख्यमंत्री बंगाल के कुछ मंतव्य किए हैं, वोट के समय तो होता ही रहता है, तो हम लोग इसके लिए कुछ ये नहीं है, नया एक स्वामी जी के अगेंस्ट बोले हैं कुछ, हम लोग देखते हैं वो बोल दिया ठीक है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं बोल सकते हैं। इसका जवाब तो प्रधानमंत्री ने खुद दिया है। कल प्रधानमंत्री जी हमारे तरफ खुद जवाब दिया है, इससे बढ़ के हमको क्या प्रतिवाद करना है। वहीं पश्चिम बंगाल के स्थानीय लोग भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयानों को लेकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। जो मुख्यमंत्री ने कहा वो सही नहीं है और हिंदुओं को गलत ये कर रहे हैं। उनको क्या मुसलमान को सपोर्ट करने का, जब भी मुसलमान का रैली जाता है वो कुछ नहीं बोलता है, हिंदू का जब दुर्गा दशमी होता है वो रोक देता है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए।